डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और कैसी तैयारी चल रही है। देखिए, इन छुट्टियों में लॉकडाउन चल रहा है और पूरा देश अपने घरों में बंद है, लेकिन कुछ पढ़ाई का काम जारी रखा जाए, जिससे आने वाले समय में जब भी लॉकडाउन खुले ऐसा ना हो कि हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कहीं कमज़ोर पड़ जाएं। क्योंकि जीवन का जो संघर्ष है, ये संघर्ष है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभाना ही है। तो हमने सोचा कि जो NCERT है उसके 6 से लेकर 10 तक कि अगर मैथमेटिक्स को सॉल्व किया जाए तो इससे क्या होगा कि विद्यार्थियों की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ये विचार क्यों आया, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई लड़का गांव से आता है शहर में और किसी भी अपने सीनियर से पूछता है कि बताइए हम तैयारी करना चाहते हैं तो GS की तैयारी हम कैसे करें, तो ज़्यादातर लोग यही सलाह देते हैं कि आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक की NCERT की किताबें खरीद लो और उसे पढ़ लो। तो कौन कौन सी सब्जेक्ट खरीद लिया जाए, तो हिस्ट्री खरीद लीजिए, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और सिविक्स है। इन किताबों को आप पढ़ लीजिए। अच्छा, यह बताने के दौरान कोई ये नहीं बताता कि 6 से लेकर 10 तक की मैथ भी पढ़ लो। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वनडे हो, सिविल हो, उन सब में बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, लेकिन लोग बताते नहीं। और इसका परिणाम आपके सामने है कि बहुत सारे लोगों को बेसिक मैथ के बारे में जानकारी नहीं है, अपनी संख्याओं के बारे में भी ढंग से जानकारी नहीं है। दुखद स्थिति तो वहाँ पे होती है जो CTET CSAT की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं। वहाँ पे क्या होता है कि एकदम जेन्युइन क्वेश्चन, जीरो लेवल या फिर एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं प्राइमरी क्लासेस के ही, जूनियर क्लासेस के ही, और वो विद्यार्थी गलत करके चले आते हैं। तो फिर मेरे मन में आया कि मैं क्यों न 6 से लेकर 10 तक की मैथ को अगर मैं बेसिक तौर पर सॉल्व करा दूँ तो ऐसी समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएं। यह वीडियो बेसिकली उन दो विद्यार्थियों के लिए है, दो तरह के विद्यार्थियों के लिए, जो कंपटीशन तैयारी करते हैं और जिनका बेसिक मैथमेटिक्स एकदम कमज़ोर है, उनके लिए यह काम आएगा। और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो उस पर्टिकुलर क्लास में हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि यूपी बोर्ड की किताबों में अब NCERT को फॉलो किया गया है, तो उन बच्चों को भी काम आएगा जो उस पर्टिकुलर क्लास में है। तो ऐसा बेहतर होगा अगर मैं पूरी तरह कर सका ढंग से और आप उस बात को समझ सकें। क्लास 6 के लिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्लास 6 का जब आप बुक उठाएंगे पहली बार, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्लास 6 की किताब का वो लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे ड्राइव का लिंक होगा, वहाँ से आप बुक्स देख सकते हैं। तो एक पहले लेसन को स्टार्ट करें और एक तरह से हर शब्द पढ़ लीजिए, यानी जहाँ से लेसन 1 लिखा है और जहाँ लेसन 1 ख़त्म होता है, एक एक शब्द पढ़ डालिए। सबसे पहला काम आपके लिए है ये कि पढ़ डालिए उसमें क्या लिखा है। क्या समझना क्या नहीं समझना वो बात दूसरी है, पहले पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका क्वेश्चन एराइज होगा, तैयार होगा, और हम इधर से एक एक तरफ से सारी बातें बता ही रहे हैं। अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, पहला लेसन, तो क्लास 6 के लिए हम शुरू कर रहे हैं। तो क्लास 6 में हमारा जो पहला चैप्टर है वह है अपनी संख्याओं को जानिए। अपनी संख्याओं को जानिए में क्या क्या मैटर दिया गया है, आइए एक तरफ से देखते हैं। अपनी संख्याओं को जानिए। इसमें सबसे पहले आपकी जो संख्याएं हैं 1 से लेकर और 100 तक या फिर आगे तक, ये जो नेचुरल नंबर्स है इसी के बारे में जानकारी दी गई है कि ये नंबर्स क्या होते हैं। तो ये जो संख्याओं को जब आप पढ़ते हैं 1 से लेकर और जहाँ तक भी आप पढ़ सकते हैं, तो उन संख्याओं को पढ़ने के दौरान ही आपको यह अंदाज़ा होने लगता है कि हम 1 2 3 4 बोल रहे हैं, तो 4 जो है वो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है।
ऐसे ही 10 जो है 11 से छोटा है और 9 से बड़ा है। ऐसे ही 25 जो है 30 से छोटा है लेकिन 20 से बड़ा है। यानी अपने संख्याओं का जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, ये समझ में आने लगता है कि ये हमारी संख्याओं का ऑर्डर क्या है। इसके साथ साथ उन संख्याओं को आपको पढ़ना आ जाता है, जैसे इकाई दहाई के कॉन्सेप्ट में उन संख्याओं को पढ़ना आ जाता है। तो हम पहले आपको उन संख्याओं के बारे में बता दें कि जो हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार होता है वो कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। यानी जो अपना हिंदू अरबिक सिस्टम है ये, और जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो, दोनों में हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, जब आप अपनी विधि देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब। अच्छा, आपको बता दें कि चूंकि क्लास 6 की है तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं ली गई हैं, लेकिन क्योंकि हमारे साथ कंपटीशन के भी विद्यार्थी हैं इसलिए हम पूरा महासंघ तक लिखते हैं। 10 अरब, यहाँ थोड़ा दूर लिखते हैं, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख और महाशंख। ये हमारी जो गिनती है दरअसल ये होती है हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति। संख्यांकन पद्धति अगर आप सीटेट का 2012 का क्वेश्चन देखें तो सीटेट 2012 में आया था कि हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो अब विद्यार्थी यही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हिंदू अरबिक होता क्या है, तो ये आपने संख्याएं देख लिया। इतनी वैज्ञानिक गिनतियां हैं कि इकाई का मतलब अगर 1 हुआ तो दहाई का मतलब 1 जीरो लगा दो, सैकड़ा का मतलब 2 जीरो लगा दो, 1000 का मतलब 3 जीरो लगा दो, 10,000 का मतलब 4 जीरो लगा दो, और इस तरह की आपकी संख्याएं बढ़ती चली जाती। यानी 1 लिख करके जब आप 19 जीरो लगाएंगे तब आपका एक महाशंख हो जाएगा। तो ये सारी गिनतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी बनाई गई, उसका नाम पड़ा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। वो क्या था? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें इकाई को यूनिट कहा गया, दहाई को टेंस कहा गया, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में लाख नहीं बोला जाता, उसको 100,000 कहते हैं। फिर यहां से शुरू होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। इस पर क्वेश्चन बन चुके हैं मिलियन और बिलियन दोनों के बारे में। 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन। आप अगर सुने होंगे तो आजकल ट्रिलियन एक शब्द है जो बड़ा चर्चा में रहा है, कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं, तो इस पर चर्चा का विषय बन गया कि आखिर 5 ट्रिलियन कैसे इकोनॉमी बनेगी। तो एक चर्चा के दौरान वो कोई प्रवक्ता से पूछा गया कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, तब वो जवाब नहीं दे पाए थे। तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि यह जाने ट्रिलियन क्या है। 1 ट्रिलियन को 10 खरब बोलते हैं। 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिट्रिलियन। 10 क्वाड्रिट्रिलियन, 100 क्वाड्रिट्रिलियन, क्वासिट्रिलियन।
और 10 क्वासी ट्रिलियन। इस तरह से संख्याएं हैं। अब ये लिखी कैसे जाती हैं, पढ़ी कैसे जाती है, ये मैं दोनों दिखाता हूँ। देखिए, दो जगहों पर जब कभी आप बैंक में पैसे जमा करने जाएंगे या निकालने जाएंगे तो वहाँ पे शब्दों में भी लिखना पड़ता है कि कितना अमाउंट है। तो जैसे मैं कोई गिनती लेता हूँ, मान लीजिए इतने पैसे आप जमा करने गए, तो इसे आप पढ़ेंगे कैसे? तो हम दोनों विधि से बता रहे हैं कि हम अपने देश में अगर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे और इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होता है? अगर आप अपने देश के बारे में पढ़ रहे हैं यानी हिंदू अरबिक संख्यांकन पद्धति में, तो दाहिनी तरफ से पहली बार 3 अंक पर कामा लगाएं और फिर 2 अंक पर कामा लगाते चले जाएं। पहली बार 3 अंक पर, फिर 2 अंक पर कामा लगाते चले जाएं। तो ये क्या है? सैकड़ा। ये क्या है? हजार। ये क्या है? लाख। ये क्या है? करोड़। ये क्या है? अरब। ये क्या है? खरब। ये क्या है? नील। यानी अगर अब इसको बोलना हो तो बोल सकते हैं 5 नील, 5 नील, 63 खरब 84 अरब 76 करोड़ 54 लाख 32,650। देख रहे? फिर से सुनिए, 5 नील, 63 खरब 84 अरब 76 करोड़ 54 लाख 32,650। अगर इसी गिनती को हमें बोलना हो इंटरनेशनल सिस्टम में तो मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ। इसमें क्या होता है कि 2 अंक पर नहीं बल्कि 3-3 अंक पर ही कामा लगता है। जैसे पहली बार 3 अंक पर कामा लगा, फिर 3 अंक पर कामा, फिर 3 अंक पर कामा, फिर 3 अंक पर कामा। यहाँ पे 2-2 अंक पर नहीं। आप इसकी जांच कर सकते हैं अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में जाते हैं जब, और उसमें कुछ लिखते हैं बड़ी गिनती, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ 3-3 अंकों पर कामा लगता है। उसका रीजन जो उसका सॉफ्टवेयर है वो इंडियन नहीं है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। ये सैकड़ा के लिए होगा, ये 1000 के लिए हुआ, 1000 के लिए देखो 1000 है। ये है मिलियन, ये है बिलियन, ये है ट्रिलियन। कैसे बोला जाएगा? 56 ट्रिलियन 384 बिलियन 765 मिलियन 432,685। फिर से सुनिए, 56 ट्रिलियन 384 बिलियन 765 मिलियन 432,685। इस प्रकार आप गिनतियों को लिखना और पढ़ना दोनों समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे हटा रहे हैं। अब जब संख्याएं आती हैं तो इन्हीं संख्याओं को हम स्थानीय मान और जातीय मान के आधार पर सेट कर सकते हैं। देखिए, अभी हम एक क्वेश्चन तो हम सॉल्व कराएंगे ही, पहले हम इसके बारे में बता दें कि उस लेसन में क्या क्या दिया गया है। तो स्थानीय मान के बारे में भी जानकारी है इस चैप्टर में। ये स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। देखो, जैसे कोई गिनती लिखी गई, इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं, इसको फेस वैल्यू कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी गिनती लिखी जाए तो ये जो 5 दिख रहा है ये इसका फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू 5 है, 6, 3, 8, 9, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इसका फेस वैल्यू बोल रहा हूँ। ये कभी चेंज नहीं होता। 9 9 ही होता है, 6 6 ही होता है, 3 3 ही होता है। ये इसका फेस वैल्यू। और जब हम इसके प्लेस के आधार पर इसका नाम रखेंगे तब उसका नाम हो जाएगा प्लेस वैल्यू। जैसे इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पर है इसलिए इसकी वैल्यू 9 है। ये 8 जो है ये चूँकि टेंस प्लेस पर है इसलिए इसकी वैल्यू 80 है। ये जो 3 है ये 100 के स्थान पर है इसलिए इसकी वैल्यू 300 है। ये 6 जो है ये 1000 के प्लेस पर है इसलिए इसकी वैल्यू 6000 है। और ये 5 10,000 के प्लेस पर है तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 50,000। इसकी जांच यही है कि अगर इन सब को जोड़ा जाए तो फिर से यही वैल्यू प्राप्त हो जाती है। देखो मैं जोड़ के दिखाता हूं। तो इसका मतलब हम लोगों ने सही किया।
अच्छा, इसी चीज को हम इनको अगर हम फैला के इसको इसी को अलग अलग लिख दें प्लस प्लस करके, तो जैसे मैंने इकट्ठा प्लस किया हुआ है, और अगर उसको हम एक लाइन में लिख दें तो उसी को हम विस्तारित रूप कहते हैं, है ना। विस्तारित रूप देखो कैसे होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम लिखना चाहें तो हम इसका विस्तारित रूप कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये 5 है, 5 लिखिए, उसके बाद जितनी गिनती दिख रही हो 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दें, फिर प्लस का साइन, फिर 6 लिखिए, और 6 के बाद जितने डिजिट दिख रहे हैं उतने जीरो लगा दीजिए, फिर 3 लिखिए, 3 के बाद जितने जीरो दिखे, फिर 8 लिखिए, और फिर 9 लिखिए। तो ये जो गिनती का है ये विस्तारित रूप कहा जाता है, विस्तारित रूप। तो क्लास 6 में एक क्वेश्चन भी बनता है, कोई गिनती दे दी जाती है और कहा जाता है इसका विस्तारित रूप लिखिए, या विस्तारित रूप लिखा हुआ है तो फिर कहता है कि ये इसका ओरिजिनल रूप लिखिए। तो फिर करना क्या है, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा, और इसको अगर एक स्थानीय मान के आधार पर लिख दिया जाए तो ये बन जाएगा। क्या आप इस गिनती को बना सकते हैं? अगर इसका विस्तारित रूप लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे 5, 5 के बाद 1 2 3, फिर 4 लिखेंगे, 00, फिर 3 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, और ये इसका विस्तारित रूप हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि गिनतियों को कैसे हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। हम आपको एक कुछ होमवर्क भी देंगे कि उसको आप घर पे करिए। घर पे करने का मतलब हुआ कि उसको आप लिख करके भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, भेजिए कि हाँ यह काम आप कर रहे हैं। स्थानीय मान के बाद अगर हम देखें तो इसमें गिनती में दिया गया है, मैं देख लेता हूँ बुक में और क्या। हाँ, विभिन्न गिनतियों का इस्तेमाल करके यह पूछा जाता है कि उससे बढ़ने वाली बड़ी संख्या और छोटी संख्याएं बताओ। और ये बड़े बड़े एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे पूछा जाए कि 5 3 8 0 7 6, इन गिनतियों का इस्तेमाल करके 6 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी गिनती बनाइए। क्वेश्चन देखा होगा आपने, जरूर देखा होगा। इतने सारे नंबर्स मैंने लिख रखे हैं, इन नंबर्स का इस्तेमाल करके आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। अब कभी कभी तो उनका अंतर भी पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं, अगर आपको बड़ी संख्या बनाना हो तो यह बनाना बेहद आसान है कि इन अंकों को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम में। देखो हम इससे बड़ी संख्या बना रहे हैं। बड़ी संख्या अगर हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 5 के बाद में फिर 3, फिर 0, 2 2 4 2 6, ये बन गया। ये सबसे बड़ी से बड़ी गिनती है। लेकिन अगर मुझे इससे सबसे छोटी गिनती बनानी हो तो ध्यान रखना होगा, पहले आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने पहले 0 लिख दिया तब 6 अंक की गिनती नहीं बनेगी, तब 5 ही अंक की बनेगी। यानी अगर आपको 6 अंक की सबसे छोटी गिनती बनानी है तो इनमें से 0 तो लिख नहीं सकते, इसलिए सबसे छोटी गिनती 3 लिखेंगे। यानी पहले 3 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, उसके बाद 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो आप कह सकते हैं कि इन नंबर से बनने वाली सबसे बड़ी गिनती ये है, सबसे छोटी गिनती ये है। एक आप बनाएं। चार अंकों की सबसे बड़ी गिनती बनाइए। अब अगर सबसे बड़ी गिनती आप इससे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 8, फिर 5, फिर 3, फिर 0। और इसी से अगर आपको सबसे छोटी गिनती बनानी है तो कैसे बनाएंगे? 0 पहले नहीं लिख सकते, पहले 3 लिखना होगा, 3 0 5 8। ठीक है। तो इन गिनतियों को आपको यह बताना जरूरी है कि अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं तो बड़ी से बड़ी गिनती बनेगी। हाँ, इसी बात को आप याद रखिए। अगर बड़ी गिनती बनानी हो, बड़ी संख्या, तो आपको अवरोही क्रम में लिखना होगा गिनतियों को, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, है ना। और अगर आपको छोटी संख्या बनानी हो तो आपको आरोही क्रम में लिखना होगा, असेंडिंग ऑर्डर। और 0 का ख्याल रखना होगा कि अगर आपको गिनती लिखनी है, 0 कहीं बीच में है तो सबसे पहले आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप 0 लिखेंगे
तो 4 अंक की नहीं बल्कि 3 अंक की गिनती बन जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसी चैप्टर में रोमन गिनती के बारे में भी जानकारी दी गई है कि रोमन गिनती क्या होती है और इसे कैसे लिखा जाता है। तो मैं आपको बताऊं रोमन गिनती क्या है। रोमन गिनती लिखने के लिए आप जानते होंगे कि उसमें जीरो नहीं है, कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं और वो भी आपके जो रोमन लिपि है आपका ABCD उसी से गिनतियाँ लिखी गई हैं। तो उनको कैसे लिखा गया, कुछ सिंबल पहले बना लिए गए और उसी सिंबल से पूरी गिनती लिख दी गई। तो उन सिंबल्स के बारे में बताएं आपको। ये सिंबल है IV, X, L, C, D, M। अब ये सिंबल 1 के लिए है, ये 5 के लिए है, 10 के लिए, 50 के लिए, 100 के लिए, ये 500 के लिए है और ये 1000 के लिए। अगर आप इससे कोई गिनती लिखना चाहते हैं तो 3 पॉइंट्स, हालांकि इस बुक में नहीं लिखा गया कि इसको लिखने का तरीका क्या है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर इससे हमको तमाम संख्याएं बनानी हो तो इसके लिए 2-3 पॉइंट्स अपने ध्यान में रखें, तो इससे गिनती लिखना आ जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा। जैसे अगर आप चाहें तो इसमें ये 2-3 पॉइंट्स खाली लिखना है कि किसी अंक को 3 से अधिक बार रिपीट नहीं कर सकते। किसी अंक को 3 से अधिक बार नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। दूसरा बात यह है कि बड़ी संख्या के पहले छोटी संख्या, बड़ी संख्या के देखो बड़े अंक के पहले छोटा अंक माइनस कहलाता है, माइनस। और बड़े अंक के बाद छोटा अंक प्लस कहलाता है। ठीक। और एक बात और लिख लें कि किसी संख्या पर बार खींच दें, किसी अंक पर बार का मतलब ऐसे रेखा खींच दे तो वह 1000 गुनी हो जाती है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना। कैसे, अब मैं लिख के दिखाता हूं। जैसे 1, 2, 3 मैंने लिख दिया। अभी 4 लिखना है, 4 लिखने की व्यवस्था यहाँ नहीं दिख रही है, तो आप पहले 5 बना लीजिए। और 5 के पहले अगर आप 1 बनाते हैं तो वो 4 हो जाएगा, क्योंकि बड़े अंक के पहले छोटा अंक माइनस कहा जाता है। तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4। अब ये है 5 के बाद अगर 6 बनाना हो तो 5 के बाद 1 बना दो, क्योंकि बड़े अंक के बाद छोटा अंक प्लस समझा जाएगा, तो 6 बन जाएगा। और ये 7 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। 9 फिर नहीं हो पाएगा, तो पहले 10 बनाइए और 10 के पहले 1 बना दीजिए, तो 9 बन जाएगा। फिर से देखिए, जैसे मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। अब 40 नहीं हो सकता, तो पहले 50 बनाएं और 50 के पहले 10 बना दें तो 40 हो जाएगा। अब इसी तरह अगर आपको 60 लिखना है, आपको 70 लिखना है, आपको 80 लिखना है, लिख दिया। 90 फिर नहीं लिख सकते, तो पहले 100 लिख दिया जाए और 100 के पहले 10 बना दिया जाए तो 90 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह की संख्याएं रोमन गिनती में आराम से लिखी जा सकती हैं और पढ़ी जा सकती हैं। हाँ, इस तरह की गिनती में, और हाँ वो जो मैंने कहा, ये किसी अंक पर बार खींचने का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि D का मतलब हम लोग 500 जानते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर हम बार खींच दें तो इसमें इंटू 1000 हो जाना है, यानी ये फिर कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। ऐसे ही M 10 लाख हो जाएगा। तो उस दौर में जब ये गिनती बनी थी तब यह गिनती बड़ी गिनती थी, अब इससे बड़ी गिनती की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक है, इस तरह की गिनतियों को आपने देख लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि जब इस तरह की संख्याओं को आप लिख ले जाते हैं, यानी आरोही क्रम अवरोही क्रम लिख लिया आपने उन संख्याओं को विस्तारित क्रम समझ लिया, आपने रोमन गिनती समझ लिया। अब आप देखिए कि इन संख्याओं को सन्निकट मान क्या होता है। एक चीज़ है जो कई बार एग्जाम में भी आ चुका है
उसको सन्निकट मान कहते हैं, सन्निकट मान, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं एप्रोक्सीमेट वैल्यू। एप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब हुआ कि पहले उसको आप समझ लें, यदि 5 या 5 से बड़ी गिनती है तो बाद वाली गिनती लिखी जाती है, और नहीं तो पहले वाली गिनती लिखी जाती है। फिर से सुनिए, अगर हम दहाई तक देख रहे हैं तो जैसे सपोज करिए कि अगर हम 11, 12, 13, 14 की बात करें तो इसे 10 ही समझा जाएगा, और 15, 16, 17, 18, 19 अगर ये सारी गिनती हैं तो इसे हम 20 समझेंगे। कुछ समझा? जैसे मान लो दहाई के स्थान तक पूछा गया कि दहाई के स्थान तक आपको सन्निकट मान बताओ, और गिनती लिखी गई है 524, 617, 828, 326, 113। अब इन गिनतियों को दहाई तक में सन्निकट मान सेट करना। तो आप बताओ, दहाई का मतलब हुआ ये, यानी कि अब आप देख रहे हो ये 4 है, 4 का मतलब 5 से कम है, 5 से कम है तो ये फिर 0 हो जाएगा, यानी इसे लिखा जाएगा 520। क्लियर हो रही बात? जैसे 17 है ये, तो ये 7 क्या है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब अब ये 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 620। 28 देखिए, तो ये 8 क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो इस 2 की जगह हम लिख देंगे 830। हम दहाई तक देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही 26 है, तो ये 5 से ज़्यादा है 6, इसका मतलब ये हो जाएगा 330। ये 13 3 है, 3 5 से कम है तो इसे लिखा जाएगा 110। दहाई आपने देख लिया। अगर आपको सैकड़ा तक देखना है तो कैसे देखेंगे? सैकड़ा तक अगर आपको देखना है कि भाई सैकड़ा तक इसको हमको सन्निकट मान बताएं, तो सैकड़ा में फिर से ध्यान रखिएगा कि 50 या 50 से ज़्यादा हो तब बड़ी संख्या, और नहीं तो छोटी संख्या। जैसे अगर कहीं लिखा है 834 या ऐसे 5834, तो आप ध्यान रखिएगा 34 क्या है, 50 से छोटा है, तो इसे लिखा गया केवल 5800। ऐसे ही अगर कोई संख्या है 3459, तो 59 क्या है, 50 से बड़ी संख्या है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, 400 की जगह क्या हो जाएगा, 3500। देख रहे हैं, ये सन्निकट मान है। यानी जहां तक सन्निकट मान देखना हो वहां से आपको ध्यान रखना है कि आधा या आधा से अधिक है तब अगली गिनती, और नहीं तो पहले वाली गिनती लिखना है। चलिए आप सोचिए, अगर आपको इसको सैकड़ा तक सही करना है तो आप देख लीजिए ये 2 गिनतियां क्या है। सैकड़ा का मतलब 2 जीरो, ध्यान रखिएगा सैकड़ा में होता है 2 जीरो, यानी अंतिम 2 अंक ध्यान से देखना रहेगा। तो 43 क्या है, लेस देन 50 है, तो इसका मतलब ये 200 ही रह जाएगा, 6200। ऐसे ही अगर मान लो 1000 तक सेट करना हो तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। 1000 तक सन्निकट मान देखना है तो 1000, अब 1000 में 3 जीरो होता है, 3 जीरो का मतलब 3 संख्या हमको देखनी है। यानी अब हम कहेंगे कि 500 या 500 ज़्यादा हो तो अगली गिनती लेना है नेक्स्ट 1000, और नहीं तो उसके पहले वाला 1000। इसको ध्यान से देखिए, 3 गिनती को ध्यान से देखिए, तो 168 है, 168 क्या है, 500 से कम है, तो इसे लिखा जाएगा केवल 53,000। देख रहे, और हमें गिनती ले लें तो इसमें आपने देखा ये 783 है, ये 783 इज मोर देन 500, तो फिर अब ये 4000 नहीं रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 65,000। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे कि जहां से अप्रॉक्सीमेट देखना है उसी को आपको ध्यान में रखना कि अगर दहाई तक है तो 5 यानी आधा या आधे से अधिक है तो नेक्स्ट वाली गिनती, और नहीं तो छोटी वाली गिनती लेनी है। अब एक बात और, वो जो मिली डेसी सेंटी 1000 किलोग्राम सेंटीग्राम डेकाग्राम डेसीग्राम इस पर संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको आप समझ लें। हम अपने पिछले वीडियोज़ में इसको मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से आप देखिए कि अगर हम इसको कुल 7 शब्दों को एक बार ध्यान से देख लें तो हम भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। कैसे, क्या क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, किलो, हेक्टो, डेका,
लीटर, मीटर, लीटर, मीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 7, यानी लीटर, मीटर, ग्राम के लिए एक ही पैमाना काम करता है। अगर हम लीटर पर बात कर रहे हैं तो ऐसे लिखा जाएगा किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अगर हम मीटर पर बात करेंगे तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर हम ग्राम की बात करेंगे तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अब अगर हम इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें तो ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि कोई 7 मंजिला इमारत है जिसमें उतरने के लिए, चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाई गई। अब हमको इसमें से ये बताना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो अगर हम 1 किलोमीटर देखते हैं तो अब मीटर चाहिए, तो मीटर यहाँ पर दिख रहा, तो नीचे आना पड़ेगा। 1 2 3, 3 सीढ़ी नीचे आना पड़ा, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000। अब हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर का मतलब हुआ 1000 मीटर। ये रहा मामला। ऐसे अगर ऊपर से जाना हो, पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर जब ऊपर जाएंगे तो 1 और 2, 2 स्टेप ऊपर जाएंगे तो 2 बार 1/10, 1/10 से गुणा होगा। तो आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पैमाने के बारे में, इसको खूब ध्यान से कहीं लिख करके 2-4 बार दोहरा लीजिए, तो अब आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चंस आसान लग रहे हैं। ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन हमने देखा है वो वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है कि जैसे हमको रफली गुणा करना हो या जोड़ना हो, घटाना हो, कैलकुलेटर हमारे पास नहीं है, तो नियर अबाउट करके अपना काम चला लेते हैं। सपोज करिए जैसे कहीं पर लिखा है 821 और यहाँ लिखा है 880, कहा गया दोनों जोड़ दो। अब पूरा जोड़े तो आएगा, कुछ आएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर इसको हम 800 मान लें और इसको हम 900 मान लें, तो 9 8 1700 हमने बोल दिया, एक रफली बोल दिया। हाँ ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एकदम लगभग लगभग आप करीब पर पहुंच जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट की ज़रूरत पड़ती है इसलिए। तो अब हम देखते हैं, ये जो हम जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं उसमें कुल 3 एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3। तीनों एक्सरसाइज हमारे सामने है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपसे बोलते जा रहे हैं कि मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे और जो आप नहीं करेंगे उसको मैं करवा दूंगा। तो हम एक तरफ से कल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 में दिया गया है कि 1 लाख बराबर कितने 10,000। वाह, क्या क्वेश्चन है। ऐसे लिखा हुआ है 1 लाख बराबर डैश 10,000, यानी कितने बार 10,000 किया जाए तो आपका 1 लाख बन जाएगा। क्या आप 1 लाख लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, देखिए लिख के दिखाऊं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। अब इन्होंने कहा 10,000 चाहिए, कितने 10,000 मिलकर के 1 लाख बन जाएगा। तो अब 10,000 क्या होता है, देखो 4 जीरो, यानी अब आपको बताना है कि इस 10,000 में हम किससे गुणा कर दें कि ये हमारा बन जाए। तो क्या हमको x की वैल्यू मिल पाएगी? बहुत आराम से मिल पाएगी। और आपका उत्तर आ गया, यानी 1 लाख बराबर 10 बार 10,000 कर दिया जाए तो 1 लाख बन जाएगा। क्या इस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हैं? ऐसे लिखा है कि 1 मिलियन बराबर कितने 100,000। दूसरा क्वेश्चन है 1 मिलियन बराबर कितने 100,000। आप 1 मिलियन जानते हो, आप 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, मैंने लिख के दिखाया था आपको।
तो अब 100,000 का मतलब भी होता है 1 लाख ना। तो 1 लाख में किससे गुणा कर दें कि 10 लाख बन जाए, तो आप कहोगे 10 से, यानी 10 बार 100,000 रखा जाए तो आपका 1 मिलियन बन जाएगा। यानी इस तरह के सभी सवालों के उत्तर हमारे उस टेबल से बन जाएंगे जो अभी हमने करके आपको दिखाया था। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। 73,50,307 हिंदी में लिखा है 73 लाख। ये बहुत काम की चीज है, बहुत बच्चे नहीं लिख पाते। हिंदी में लिखा है 73,75,307। अगर मान लो यह गिनती आपको लिखना है तो लिखने का तरीका बताऊं, 73 लाख लिखना है तो अब आपको इस गिनती को अगर हमको शब्दों में अंकों में लिखना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि बिंदी बना लीजिए, मतलब 0% एरर होगा। ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्योंकि 73 लाख कहा था इसलिए फिर से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे बिंदी आप बना दो। अब इसने कहा 73 लाख तो 73 लाख लिख दिया आप। अब 75,000, हजार कहा भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये रहा 75,000। फिर कहा 307 तो आपने 307 लिख दिया। अब करें उचित स्थान पर कामा लगाओ, लुक लगा दिया तो बिना किसी गलती के एक बार में आपका सही उत्तर जाएगा। जैसे लिखा है, एक और सवाल लेते हैं, 9,05,41,9 9,05,41,41 41 कैसे लिखा भाई, हाँ 41। तो अब 9 करोड़ है तो बिंदी बनाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ 9 करोड़ है ना, एक गिनती है इसलिए यहाँ तक बस। अब 9 करोड़ आपने यहाँ लिख दिया। 5 लाख, लाख कहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यहाँ पे है, यहाँ लिख दिया 5 लाख। 41 लिखना है, 41 यहाँ लिख दिया। अब बाकी जगह पे 0 बना दीजिए, ये रहा। तो अब आप बहुत आराम से ऐसे 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 पढ़ सकते हो। तो 9,05,41,41 बहुत आराम से, ये जो बिंदी का तरीका है इससे कोई संख्या का लिखना पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें, इसी तरह से बाकी करके आप देखेंगे और करके हमें बताएंगे। उपयुक्त स्थान पर आप विराम लगाइए, उनके नामों को हिंदी में लिखिए। बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, एक गिनती लिखी हुई है, मैं गिनती लिखता हूं, आप उसको लिख के दिखाइए। 87, 59, 57, 62। अब कह रहे इसको पढ़ के सुनाइए। देखो पहली बार 3 कामा, फिर ऐसे ऐसे बना दो। ये सैकड़ा, हजार, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये लाख, 1 करोड़। 8,75,95,762 एक बार में आराम से आप बता सकते हैं। तो ये आपका एक एक्सरसाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके सवाल आपको हल करना है, ठीक है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरी एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, एक सवाल दरअसल मैं हल करवाना चाहता हूं और इससे ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूं कि उन सवालों को लेकर के एक और वीडियो जिसमें केवल सोल्यूशन दिया रहेगा वो सोल्यूशन करके दे देता हूं, ठीक है। आप लोग इस लेसन को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलता हूं आपसे। थैंक यू।